सुधांशु जी कह रहे हैं कि ये कौन विश्वास कर सकता है कि हमारे तो 20 जवान शहीद हो गए और उधर किसी को खरोंच तक नहीं आई। ये नहीं है कि चीन का रवैया हमेशा संदिग्ध रहता आया है। देखा है हमने मोदी जी और जिनपिंग को साबरमती किनारे झूला झूलते भी देखा। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी उसे आज नहीं तो अगले साल या उसके अगले साल या उसके अगले साल या उसके भी अगले साल मुक्त करा पाएंगे? सर के बल खड़े हो गया पाकिस्तान और चाइना। एक लाइन का रेजोल्यूशन यूएन में नहीं ला पाया। मौलाना मसूद अजहर को हमने आतंकवादी घोषित करवा लिया और चाइना नहीं रोक पाया। नाच में हम झूम नहीं रहे, हम तो बहुत कॉशियस है। झूमना क्या होता है? चीन के मुद्दे पर लगातार आप लोग सरकार को घेरते रहे हैं, लेकिन अब बातचीत की टेबल पर साथ लाकर भारत ने अपनी कूटनीतिक जीत तो यहां पर स्थापित कर दी है। और जो बातें सुधांशु जी ने भी कही हैं विपक्षी दलों को लेकर, उस पर भी जवाब आपका। सुधांशु जी कह रहे हैं कि ये कौन विश्वास कर सकता है कि हमारे तो 20 जवान शहीद हो गए और उधर किसी को खरोंच तक नहीं आई। लेकिन आप तो हुजूर 4-4.25 साल से हमको ये समझाने में लगे हुए हैं कि न कोई घुसा हुआ है। ठीक है, गलवान की घटना के बाद मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच कजाक में ये जो द्विपक्षीय बातचीत हो रही है वो निश्चित ही अहम है। और इस बीच भारत चीन सरहद को लेकर जो दोनों देशों के बीच सकारात्मक पहलकदमी हुई है उसका भी स्वागत होना चाहिए। तो जो एक ये नई शुरुआत हो रही है ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें सुधांशु जी बहुत रूमानी होने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि चीन का रवैया हमेशा संदिग्ध रहता आया है और नरेंद्र भाई मोदी को भी हमने उनके 10 साल के कार्यकाल में चीन को लेकर पल में तोला पल में माशा की जो भूल भुलैया है उसी में घूमते हुए देखा है। हमने मोदी जी और जिनपिंग को साबरमती किनारे झूला झूलते भी देखा। हमने नरेंद्र भाई को चीन के शांक्षी प्रांत में जिनपिंग के पैतृक गांव जियान में हाथ डालकर टहलते भी देखा। और फिर ऐसे दृश्य भी हमने देखे कि दोनों एक दूसरे की तरफ या तो देखने को ही तैयार नहीं थे या आंखें तरे रहे थे। इसलिए ब्रिक्स समिट के दौरान जिनपिंग और मोदी जी के बीच होने वाली बातचीत पर अभी से झूम झूम के जो प्रेमीजन नाचने लगे हैं उन्हें जरा ठहरकर इस बात का इंतजार करना चाहिए कि भारत चीन के बीच बरसों पुराने बुनियादी विवादों का अंततः क्या समाधान निकलता है। विवाद तो अक्सर ही चीन से तवांग तक फैले हुए हैं। तो असली मुद्दे तो ये हैं कि बावजूद इसके कि आप कह रहे हैं कि न कोई घुसा हुआ है, असलियत तो यही है कि हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने हथिया रखी है। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री जी उसे आज नहीं तो अगले साल या उसके अगले साल या उसके अगले साल या उसके भी अगले साल मुक्त करा पाएंगे? क्या चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानना कभी बंद कर देगा? क्या वो अरुणाचल में मैकमोहन लाइन को कभी मंजूरी देगा? क्या वो अक्सई चिन को कभी भारत का मान लेगा? क्या दोनों के बीच कोई एक मान्य एलएसी कभी बन पाएगी? पैंगोंग झील का विवाद क्या कभी निबट पाएगा? ये असली मुद्दे हैं। गलवान में चीन ने जो सैन्य निर्माण कर लिए हैं क्या वो उनको हटा लेगा? डोकलाम में चीन आगे क्या करेगा? मेजर जनरल यशमोर जी भी हमारे साथ हैं। बॉर्डर को लेकर आपकी गहरी जानकारी है, मैं आपके पास फौरन लौट रही हूँ सर, लेकिन उसके पहले सुधांशु जी हाथ उठा रहे हैं, वो जवाब देना चाहते हैं। रुको जरा, सब्र करो। मैं पंकज जी के पूर्वाग्रहग्रस्त विश्लेषण का जवाब तथ्यों के साथ देता हूं। पता नहीं कैसे इनको ध्यान है कि 4000 किलोमीटर नहीं महोदय, 32,000 किलोमीटर की जमीन चीन ने कब्जाई हुई है। पता नहीं आपको कैसे नहीं ध्यान आ रहा है। समझ रहे हो आप? और पिछले 4-5 वर्षों में हमने चीन के साथ क्या कूटनीतिक सफलता हासिल की है, 3-4 उदाहरण देता हूं। धारा 370 के मुद्दे के ऊपर सर के बल खड़े हो गया पाकिस्तान और चाइना। एक लाइन का रेजोल्यूशन यूएन में नहीं ला पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, यद्यपि इस प्रोसेस की शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जमाने में हुई थी, हम मेंबर बन गए, चाइना नहीं रोक पाया। मौलाना मसूद अजहर को हमने आतंकवादी घोषित करवा लिया और चाइना नहीं रोक पाया। शंघाई कॉरपोरेशन के रेजोल्यूशन में आतंकवाद का शब्द आया, वो नहीं रोक पाया। देखिए, दृष्टि बहुत गहरी होनी चाहिए। गजब बेइज्जती है। मोदी जी मल्लापुरम क्यों ले गए थे शी जिनपिंग को? आपको लगा हो क्या नारियल पानी पिलाने ले गए थे? नहीं, शायद आपको पता नहीं है कि और उनके प्रांत में क्यों गए थे। ऐसा है कि मल्लापुरम जिस इलाके में पड़ता है, तमिलनाडु का महाबलीपुरम इलाका, वहां एक पल्लव किंग हुआ करते थे
जो कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उनका नाम हो गया बोधि धर्मा, वो गए चाइना और वो दमो के नाम से ज़ेन बुद्धिज्म के पैट्रियार्क बने। और एक दौर में चाइना का 90% लोग ज़ेन बुद्धिज्म को मानते थे और उन्हीं को अपना पितामह मानते थे जो महाबलीपुरम के वो थे। और एक बहुत बड़े चाइनीज थिंकर हुए हैं हुशी, जिन्होंने लिखा था इंडिया हैज कल्चरली डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड चाइना फॉर 2000 ईयर्स विदाउट सेंडिंग अ सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर। ये था महाबलीपुरम का इंपैक्ट। मगर आप लोगों ने क्या किया, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, नाच में हम झूम नहीं रहे, हम तो बहुत कॉशियस है। झूमना क्या होता है? 21 जून 1952 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा, जब उनसे पूछा गया कि चाइना की फौजें जो तिब्बत में हैं, क्या आपने उनको रसद दी है? यह कंप्लीट वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में लिखा है। उन्होंने कहा बहुत थोड़ी मात्रा में दी है, मगर हम चाहते हैं वो तिब्बत से बाहर हो जाए। जबकि तिब्बत में उस समय वो अत्याचार कर रहा था। जानते कितना चावल दिया? 3,500 टन चावल। बात तो सही है। 3,500 टन चावल दिया चीन की फौज को। उसका कारण यह था, मैं बता देना चाहता हूं, चीन का जो शहर था चेंगदू, वो 2200 किलोमीटर दूर था और हमारे तावांग 250 किलोमीटर दूर था। और हमारी तरफ सड़कें अच्छी थी 52 में। अरे वो फौज भूखों मर जाती, मगर ऐसे झूमे हुए थे चावल खिला के। और उसके बाद उसने जो आपको धूल खिलाई वो सबने देखी। इसलिए जो बातें मैंने कही है फैक्ट पे कही है, कोई जाके फिर चेक कर ले। 21 जून या 21 मई 1952 की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, ये कंप्लीट वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में मेंशन्ड है। तो पंकज जी, इसलिए मैंने आपसे कहा कि ठीक है, आपका विश्लेषण अपनी जगह है, आपका पूर्वाग्रह अपनी जगह। बड़ा हरामी हो बेटा।